कौन हो तुम लोग और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? इस पुलिस वाले ने करखड़ी से पूछा। वो अंदर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। जी वो हम साहिल अटक रहा था, कुछ बोल नहीं सका। यहाँ रीढ़ पड़ी है बेटी, कई लड़के और लड़कियां बदकारी करते हुए पकड़े गए, कहीं तुम लोग उन्हीं में से तो नहीं हुआ? वो गुस्से से बोला। साहिल भौचक्का रह गया और इस पे जैसे बिजली गिरी हो। अब ये सुनना भी बाकी रह गया था। नहीं 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 सर, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने साहिल को कहते हुए सुना। अच्छा तो ये लड़की कौन है? आधी रात को किसे लेकर घूम रहे हो? पुलिस वाला ने हकारत से उसे देखा। जी सर ये इसने माथे पे आया पसीना पोंछा। हाँ यही, अब क्यों जुबान अटक रही है? पुलिस वाला गरज कर बोला। सर वो ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे। बतावे, बोलता क्यों नहीं? अब की बार पुलिस ने डंडा उसकी ठोड़ी के ऊपर रखकर इसका सर ऊपर कर दिया। वो हैरत से ये सब देख रही थी। सर वो ये मेरी बीवी है। वो इसके झूठ पे बर्फ बन गई और पुलिस वाला साहिल को छोड़कर उसके पास आया। क्यों मोहतरमा, ये सही कह रहा है, आप इसकी बीवी हो? उसने एक नजर घबराए हुए साहिल को देखा और सर इस बात में हिला दिया। अच्छा तो निकाहनामा दुखो? पुलिस वाला एक बार फिर साहिल की तरफ मुतवज्जे हुआ। इसके अंदाज से वाज़े लग रहा था वो इस झूठ से मुतमईन नहीं हुआ। निकाहनामा यहाँ कहाँ है? वो तो घर में है ना। साहिल फिर से अटका। क्या मेरे माथे पे कुछ लिखा है? बेवकूफ समझते हो तुम लोग पुलिस वालों को बड़े बापों की बिगड़ी हुई औलाद? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आप यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ। वो गुड़बड़ा कर बोला। ठीक है मान लेते हैं तुम सच कह रहे हो, तो अभी के अभी घर फोन करके अपना निकाहनामा मंगवाओ या फिर जेल चलो। नहीं तो तुम को आज बच कर नहीं जा सकते। वो कांप गया। ये दोनों काम वो नहीं कर सकता था। अगर जेल गया तो मम्मा पापा को पता चल जाएगा, वो तो इसकी जान ले लेंगे। इसका दिल बुरी तरह लरज रहा था। वो साहिल की हालत अच्छी तरह समझ सकती थी क्योंकि यही हालत इसकी अपनी थी। सर कोई और रास्ता नहीं है बीच में से? रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? पुलिस वाला धाड़ कर बोला। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मतलब कोई और तरीका? जो पुलिस वाले ने इसकी बात काट दी। है एक तरीका जो हम बाकी जोड़ों के साथ कर रहे हैं, वही आपको भी करना होगा, नहीं तो जेल। कौन ऐसा क्या तरीका? साहिल ने बेताबी से पूछा। निकाह पुलिस वाले ने इन दोनों की समातों पे धमाका कर दिया। वो दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। निकाह ही वो वाहिद रास्ता है जिससे तुम लोग बच सकते हो। यहाँ बाकी जोड़ों के भी निकाह हो रहे हैं। निकाह खां को भी बुलाया गया है। निकाह के बाद ही तुम लोग आजाद हो सकते हो। लेकिन हम लोगों का निकाह तो पहले हो चुका है, वो खोखली आवाज में बोला। तो दूसरी बार करने में क्या हर्ज है? अबे, फैसला तुम लोगों के हाथ में है, या तो दोनों जेल चलो या फिर निकाह करो। अच्छी तरह सोच लो, मैं 5 मिनट बाद आऊंगा। पुलिस वाला इसकी गाड़ी की चाबी निकालकर वहां से चला गया और वो वहीं साकित हो गया जबकि वो अंदर साकित बैठी थी। फिर वो इज़्तिराब की आलम में आकर गाड़ी में बैठ गया और सर सीट पे टिका दिया। वो हैरानी से इसे देख रही थी। पूरे 2 मिनट कार में खामोशी छाई रही। क्या करें? उसने 2 मिनट बाद साहिल की आवाज सुनी। मुझे नहीं पता, मैं तो पहले से ही राख हो चुकी हूँ। वो आंसू को पीते हुए बोली। निकाह कर ले। वो मुंह खोले उसे देख रही थी। अब वो भी पीछे मुड़कर उसे देख रहा था। निकाह में कैसे? नहीं, उसकी जुबान लड़खड़ाई। देखो मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर हमने निकाह नहीं किया तो ये लोग हमें जेल में डाल देंगे। अगर पापा को पता चल गया मैं इस केस में चला गया हूँ तो वो मेरी जान ले लेंगे और जो बदनामी होगी वो अलग। देखो मैं चाहता हूँ हम सिर्फ पुलिस वालों को दिखाने के लिए निकाह करें और यहाँ से आजाद होकर उसे रिश्ते को खत्म करें। वो खामोशी से इसकी बात सुन रही थी। वो जवाबा कुछ नहीं बोली। वो तो पहले ही मर चुकी थी। गर्दन किसी और ने काट दी। अब चाहे इसकी जितनी बोटियां की जाए उसे फर्क नहीं पड़ना था।
इसने एक पल इसके जवाब का इंतजार किया। उसे ना बोलता पाकर वो एक बार फिर बोलने लगा, देखो प्लीज मेरी मुश्किल समझो। थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अब मैं खुद इस पिल सिरात पे खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे लिए ये कुर्बानी दे दो प्लीज। वो बस इसके जुड़े हुए हाथों को देख रही थी। कितना अजीब शख्स था ये। सारी की सारी मुसीबत इसकी वजह से आई थी और वो इससे शिकायत करने की बजाय इसके आगे हाथ जोड़ रहा था। वो अगर उसे अपनी गाड़ी में ना बिठाता और अकेले सफर कर रहा होता तो वो कभी इस आफत का शिकार ना होता। और अब वो हाँ ना कुछ नहीं बोली। इनकार इकरार में निकलने वाला हर लफ्ज उसके मुंह में ही रह गया। इसने तो बस इस बात में सर हिला दिया और वो ऐसे खुश हुआ था जैसे इसके सर से मनोबोझ उतर गया हो। इसने कभी नहीं सोचा था वो जिंदगी के इस मोड़ पे आकर इतनी मजबूर हो जाएगी, लेकिन सोचा तो इसने ये भी नहीं था आरिम इसके साथ ये सब करेगा और इसे कांटों भरे रास्ते में तन्हा छोड़ देगा। पर से था मैं कहता, इतने में वो पुलिस वाला भी वापस आ गया। हाँ तो मजनू की जोड़ी क्या सोचा तुम लोगों ने? उसने सर गाड़ी के अंदर डालाकर तंजिया लहजे में पूछा। हम निकाह के लिए तैयार हैं, साहिल ने संजीदगी से जवाब दिया। ओए शाबाश चुल्लू आओ अब नीचे उतरो। वो गाड़ी से बाहर आया और उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उसके निकलने का इंतजार करने लगा। वो अपना भारी लहंगा संभालती हुए बाहर आई और फिर वो दोनों पुलिस वाले के पीछे पीछे चलने लगे। वो पुलिस वाला उन्हें एक छोटे से कमरे में ले गया जहाँ पहले भी कई जूड़े बैठे हुए थे। वो दोनों भी वहीं बैठ गए। आधे घंटे के अंदर अंदर उनका निकाह हो गया और फिर जब वो इस कमरे से बाहर निकले तो एक नए रिश्ते के साथ, एक ऐसा रिश्ता जो उनके वहम और गुमान में भी नहीं था। ये तकदीर कातिब का फैसला था और खुदा अपने फैसले बेहतर जानता है। मैं मुआफी चाहता हूँ, मैं गिल्टी कर रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें और आपके खेल के लिए शुक्रिया। आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। जब वो कार ड्राइव कर रहा था तब इसने कहा। वो इससे कह ना सकी कि तकलीफ तो इसे उठानी पड़ी। वो एक बार फिर खामोशी से बाहर देखने लगी थी। ये थी इसकी किस्मत। इसके अबू उसकी शादी शहजाद से करना चाहते थे और वो आरिम के पीछे शहजाद को छोड़ आई और आरिम इसे छोड़ गया। और उसका निकाह किससे होना चाहिए था और किससे हो गया? एक ऐसे अजनबी से जिससे वो सिर्फ 2 घंटे पहले मिली थी, जिसका नाम तक इसने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। शहजाद से आरिम और आरिम से साहिल यहीं तक का था। उसका सफर मौजिज़ा इससे बढ़कर किया हो सकता है, इससे भी बड़ा कोई मौजिज़ा हो सकता है दुनिया में। ये तकदीर ने कैसा अजीबो गरीब मजाक किया था उसके साथ। इसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि उसे किसी से प्यार होगा और इस प्यार के लिए वो अपनी शादी के दिन घर से भाग आएगी और जिसके लिए भाग आएगी वो इसे धोखा दे जाएगा और फिर इसकी मुलाकात एक अजनबी से होगी और इस अजनबी से ही इसका निकाह होगा। एक रात, सिर्फ एक रात में क्या क्या कुछ हो गया, कितना कुछ बदल गया जो इसके साथ हुआ। ऐसा तो किसी फिल्म, किसी ड्रामे में भी नहीं होता। कुन ख्यालों में गुम है ना आप? वो साहिल की आवाज पे चौंकी मगर बोली कुछ नहीं। देखें जो हुआ इसे भूल जाएं। एक बुरा ख्वाब समझकर बाज औकात जिंदगी में इंसान तकदीर के सामने हार जाता है। एक सोच इंसान अपने लिए खुद सोचता है और एक खुदा इसके लिए सोचता है। इंसान जो सोचता है ना, तकदीर और दुनिया उसकी सोच के मुताबिक कभी नहीं चलता। इसलिए हमें तकदीर के फैसलों के साथ समझौता कर लेना चाहिए। वो इसे ऐसे समझा रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाया जाता है। समझौता, मैं सांस ले रही हूँ, इससे बड़ा समझौता और क्या हो सकता है? जो मेरे साथ हुआ इसके बाद सांस लेना किसी मुजज़े से कम तो नहीं है मिस्टर साहिल, वो कर्ब से बोली। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आपके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ वो तो हो चुका है ना। इससे तो कोई बदल नहीं सकता। जो हो चुका होता है, इसे भूलने में ही समझदारी है और जो होना होता है इसके लिए सोच सोच कर अपने आज को खराब नहीं करना चाहिए। अब जिस तरह चाहती थी वो नहीं हुआ। अब आप ये सोच कर सब्र कर लें, जो हुआ वो खुदा की मर्जी से हुआ। कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस पे क़यामत गुजरती है ना, उसका दर्द कोई भी नहीं समझ सकता। कैसे मान लूं तकदीर का ये फैसला, कैसे समझौता करूं जिसे मैंने चाहा, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वो मेरा नहीं हुआ। वो आंसू साफ करते हुए बोली।
अब आप कहाँ जाएंगी? इसने मौजू तब्दील कर दिया। कहाँ जावेगी? उसने जैसे अपने आप से सवाल किया। पता है ईमान जी, मेरे पापा कहते हैं मुझ में एक खामी है, मैं किसी को कभी तकलीफ में नहीं देख सकता और उसकी तकलीफ दूर करने के लिए आखिरी हद तक जा सकता हूँ, और मुझे लगता है यही मेरी सबसे बड़ी खुसूसियत है, मैं दूसरे का दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ। अब अगर मैं आपको यही कहीं पे उतार दूँ तो हो सकता है अब एक बार फिर खुदकुशी की कोशिश करें और मेरी एक गलती की वजह से किसी की कीमती जान ज़ाय हो जाएगी, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूँगा। हमें मिले हुए 3 घंटे हो चुके हैं और अब मेरे सफ़र की हम सफ़र बन गई और हम सफ़र को कभी तन्हा नहीं छोड़ा करते। वो खामोशी से इसका चेहरा देख रही थी। ऐसा इंसान उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर चली, जब तक आपकी तकलीफ की शिद्दत में कमी नहीं आ जाती आप वहीं रहें। वो बोलना चाहती थी कि इसकी तकलीफ में अब कभी कमी नहीं आएगी। ठीक है ना? आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? जुबान तो बोलने से इनकारी हो गई। इसने सर इस बात में हिला दिया। शायद ये इसकी किस्मत का फैसला हो, पता नहीं जिंदगी इसके साथ आगे क्या क्या करने वाली थी और कौन सा जख्म बाकी थी अभी। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। गाड़ी की सीट से टेक लगाए रोते रोते जाने कब इसकी आंख लगी और वो कितनी देर तक सोती रही। फिर उसकी आंख तब खुली जब झटके से गाड़ी रुक गई। उसने आंखें मसलते हुए सामने देखा, लेकिन वो गाड़ी के अंदर नहीं था। इसने हैरत से दूसरी तरफ देखा तो वो इसे नजर आ ही गया। वो अब इसकी साइड वाला दरवाजा खोल रहा था। वो आहिस्ता से नीचे अपना कदम रख रही थी। चली? इसने पूछा। वो इसके पीछे पीछे चलने लगी। रात की तारीकी हर तरफ फैली हुई थी। इसने नजर उठाकर सामने देखा। सामने एक आलीशान इमारत थी जिसके चारों तरफ खूबसूरत लाइट्स लगे हुए थे। अंधेरे की वजह से वो उधर उधर कुछ भी देख नहीं पा रही थी, लेकिन वो इमारत को अच्छे से देख सकती थी। कोई महल लग रहा था। साहिल चलते हुए बार बार उसे देख रहा था। उसने बामुश्किल अपने आंसू रोक रखे थे। घर के बड़े लकड़ी के दरवाजे पे पहुंचकर दोनों के कदम रुक गए। इसने निगाह उठाकर साहिल को देखा। वो भी इसे ही देख रहा था और मुस्कुराकर इशारे से इसे रोने से मना कर दिया। उसकी धड़कन की रफ्तार अजीब हो गई। वो डर भी रही थी, घबरा भी रही थी। वो अकेली इस अजनबी पे भरोसा करके आ तो गई, लेकिन पता नहीं वो किस फितरत का इंसान है। 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटों में तो कोई किसी के बारे में नहीं जान जाता। जब वो 2 साल एक लड़के से मोहब्बत करके हर वक्त इसके साथ रहकर उसे ना पहचान सकी, तो 3 घंटों में किसी इंसान को कैसे पहचानेगी वो? जहानत के दावे तो ईमान अली बहुत पीछे छोड़ आई। किसी बेदर्द जालिम ने इसे ऐसी लात मारी, अब वो जिंदगी भर सर उठाकर चल नहीं सकेगी। अब वो जिंदगी भर कभी मोहब्बत पे भरोसा नहीं करेगी। इंसानों पर और खुसूसन मर्दों पर भरोसा करना वो छोड़ चुकी थी। ईमान अली एक ही रात में समझ चुकी थी इंसानों को, दुनिया को। एक ही रात में वो जिंदगी का वो तजर्बा कर चुकी थी जो कई लोग सारी जिंदगी भी नहीं कर पाते। जो हो चुका है इससे ज्यादा गलत किया हो सकता है। इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। साहिल ने आगे बढ़कर वो खूबसूरत दरवाजा खोला और अपने कदम अंदर रख दिए। वो भी छोटे कदम उठाती इसके पीछे पीछे अंदर आ गई। अंदर हर तरफ खूबसूरत रोशनी थी। पूरा घर चमक रहा था। वो आसपास निगाहें दौड़ाने लगी। उधर उधर देखते हुए अचानक वो ठिठक गई जब उसकी नजर सामने सोफे पे पड़ी। सोफे पे एक बड़ी उम्र का शख्स बैठा था जिसके चेहरे पे हद से ज्यादा संजीदगी थी। वो इसे ही घूर कर देख रहे थे और उसके बराबर वाले सोफे पे 2 पकी उम्र की औरतें बैठी थी, जिनमें से एक का चेहरा सपाट था जबकि दूसरी थोड़ी मुस्कुरा रही थी। इसने निगाहें थोड़ी मजीद घुमाई तो उसे सामने एक लड़की नजर आई जिसने जीन्स और टी-शर्ट पहन रखी थी। इसके बाल खिले हुए थे। वो भी बड़े गौर से उसे देख रही थी। इसके बराबर वाले सोफे पे जब इसकी नजर पड़ी तो उसने महसूस किया वो सांस लेना भूल गई। अचानक दिल धड़कना छोड़ गया हो। नहीं नहीं नहीं, वो शख्स वो यहाँ कैसे? इसका यहाँ क्या काम?
इसने इस लड़की के बराबर जिस शख्स को खड़े देखा उसे वो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी, मरते दम तक कभी नहीं। वो इससे अपना हिसाब किताब अब क़यामत के दिन चाहती थी, अल्लाह के सामने, अल्लाह की अदालत में। लेकिन वो इसके सामने खड़ा था, इससे चंद कदमों की दूरी पे। बेसाख्ता उसने अपने दिल पे हाथ रखा और उसके होंठों से एक आह निकली।